गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। हालांकि कल हमने अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ बातें थी, फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी, और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी थी। तो एक बार आज उनको थोड़ा सा एक हल्का सा थोड़ा सा देखेंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा डीप देखना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं पहले थोड़ा, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज भी देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट याद रखना। अगर जनरली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 12 से 35, नहीं जनरली में तो 14 से 32 ही कहेंगे, बट अगर बहुत डीप बात करें तो फिर हम आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ले लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डेफिनेशन है यहाँ पर को दे रखी है। स्टेट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई भी थी, स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात हमने पहले करी हुई है। अब सीधे 13 आर्टिकल की अगर बात करें तो 13 आर्टिकल बेसिकली ये जुडिशरी से रिलेटेड है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं यहाँ पर हम इसको। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो आर्टिकल 13 से होता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी अगर सरकार रूल बनाती है, तो अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट अगर करता है वो रूल, तो इस आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जुडिशरी उस रूल को क्या कर सकती है, नलीफाई कर सकती है, वॉइड कर सकती है, जीरो बना सकती है। ठीक है, वो या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उस रूल का कुछ हिस्सा सही नहीं है तो उसी हिस्से को हटाया जाएगा, पूरा रूल डिसमिस नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरा रूल ही सही नहीं है तो पूरा रूल ही वॉइड हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, अदरवाइज उसका कुछ पार्ट। ठीक है, ये कहता भी है कि ऑल laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ से इसको देखते हैं। पहला आर्टिकल, सॉरी, राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, हालांकि जो आप क्लास अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं उसमें खाली दिया है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम वो खाली वैसे दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जितनी बातें हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, वो बहुत डीप हैं, तो उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 देखो, आर्टिकल्स थोड़ा याद करने की हैबिट भी बनाना। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में तो आपके काम आने ही हैं। ठीक है, अभी तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, तो इसको कोशिश करिए याद कर पाने की। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो आप कहते हैं स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पर स्टेट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वलिटी के बेसिस पे क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लॉ के सामने सब इक्वल रहेंगे, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगा सबके लिए, रूल्स जो होंगे प्रोटेक्शन के वो सेम रहेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको कह सकते हो कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने क्या है, सभी लोग समान हैं। अगला आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स आप किसी भी इनमें से किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो 15 का आप यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो इसको देखना,
तो ये 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), हालांकि हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें फिर आगे एक्सेप्शन भी आते हैं। कुछ थोड़ा सा कहते हैं आगे उसका एक्सेप्शन भी देता है कि अगर किस किस बेसिस पे स्टेट क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। ठीक है, हालांकि हमने कह तो दिया कि इक्वल इक्वल होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, लेकिन कहीं कहीं पर को हम कुछ क्या कर देते हैं, कुछ प्रोविजंस बना देते हैं जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, तो वहाँ पर कोई एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम से ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि वो कहता क्या है आर्टिकल। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब इनमें से किसी भी एक में या फिर इनमें इन सभी के साथ क्या नहीं होगा, इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई रिलीजन ऐसा है, रेस ऐसा है, कास्ट ऐसी है, सेक्स ऐसा है, कि प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा है। ठीक है, कि भाई आप इस रिलीजन के हो, आप इस रेस के हो, आपका ये कास्ट है, आपका आप मेल हो या फीमेल हो, प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ के हो, आप वहाँ के हो, इस बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, ये पर्सन तो वहाँ से आया है, हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये बाहर का आदमी है, हम याद रखना, हम इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये तो बाहर का है, ये तो वहाँ का है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, जो हमारी लोकेलिटी में कोई बाहर का आ गया, हम तो कहते हैं अरे ये तो वहाँ से आया है। तो हम प्लेस ऑफ बर्थ में भी क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restrictions, or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghat, roads, and places of public resort maintained wholly or partially out of state fund or dedicated to the use of general public। अब देखो, इसने पहले ये कहा कि इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब इसमें और आगे इसको एक्सप्लेन करता है कि कोई भी सिटीजन बोला है। देखो, सिटीजन और पर्सन में अंतर हो जाएगा। ठीक है, पर्सन मीन्स कोई भी फॉरेनर भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉरेनर को हम सिटीजन की टाइटल नहीं दे सकते। ठीक है, सिटीजन और पर्सन में अंतर है। सिटीजन मतलब इंडिया का सिटीजन, जिसको सारे वो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट टू वोट मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो सिटीजन है। बट पर्सन की बात करें तो पर्सन मतलब वो कोई भी हो सकता है फिर। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि आर्टिकल 14 में पर्सन का वर्ड का यूज़ किया गया है और आर्टिकल 15 में सिटीजन का यूज़ किया गया है। देखो, इसीलिए ना ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डीप है। आप इसको जब पढ़ना शुरू करोगे तो एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत डिफरेंट चला जाएगा। आर्टिकल 14 में पर्सन का यूज़ करता है और आर्टिकल 15 में सिटीजन का यूज़ करता है। तो कितना अंतर है दोनों में। पर्सन का मतलब है चाहे इंडिया के अंदर वो कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, उसको भी इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 15 में वो पर्सन न लगा के क्या लगा दे रहा है, सिटीजन लगा दे रहा है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। देखो, जो हमारी सरकार है, यानी कि जो स्टेट है, वो किसी भी सिटीजन को, यानी कि वो जो इंडिया का सिटीजन है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन वो पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। पर्सन मतलब सॉरी, हो सकता है कोई बाहर से आया हो, फॉरेनर हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है किसी बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर को जो सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब जो इंडिया के सिटीजन है उसके साथ स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हाँ, फॉरेनर्स के लिए अलग रूल बना सकता है, उनको थोड़ा सा कम दिया जा सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है उनके साथ हल्का सा एक बाइसनेस शायद हो जाए, लेकिन सिटीजन के साथ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। ठीक है, उसने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही पर्सन और सिटीजन का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इस बात को समझना। ठीक है, आगे कहता है कि आप किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कि वो शॉप्स में आ रहा है, अगर दुकान में आ रहा है तो आप ये नहीं पूछोगे भाई तेरा नाम क्या है, तेरी कास्ट क्या है, तू कहाँ का है। ठीक है, ये नहीं पूछोगे, आप सीधे शॉप में आने दोगे। होटल में है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में है, ठीक है, पब्लिक एंटरटेनमेंट है, सिनेमा हॉल में ऐसे कोई अंदर घुस रहा है तो पूछेंगे थोड़ी उससे क्या नाम है। ठीक है, और वेल्स हैं, ठीक है, टैंक हैं, बाथिंग घाट हैं, रोड्स हैं, प्लेसेस हैं, हर जगह हर कोई आ जा सकता है। लेकिन सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। इस बात को याद रखना, पर्सन और सिटीजन में अंतर समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अभी इसमें हालांकि ये कहता है भी, देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, हालांकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कहता है स्टेट, ना ही स्टेट करेगा, ना ही सिटीजन्स करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या बनाए जा सकते हैं, प्रोविज़न्स बनाए जा सकते हैं। तो यही एक्सेप्शन है। पहले तो क्या कह दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही स्टेट करेगा, ना ही सिटीजन करेंगे, लेकिन ये भी कह दिया गया कि सिटीजन जो है, सॉरी, स्टेट जो है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या बना सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। ये यहाँ पर को इसको डिस्क्रिमिनेशन में नहीं देखोगे कि भाई स्टेट ने तो बाइसनेस कर दिया, स्टेट ने तो पार्शियलिटी कर दी कि पहले कहा सब इक्वल होंगे, पहले कहा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसके बाद इनके लिए तो इक्वल अलग से लॉ बना दिया, अलग से प्रोविजंस बना दिए। वो दरअसल उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, तो उनको मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए। ठीक है, और आपका बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। कौन बना सकती है, स्टेट बना सकती है। ठीक है, उनको राइट्स दिए हैं। ये भी बाद में हुआ डियर, जब पहले बने ना उसके बाद ये जो ऐड हुआ है ये बाद बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, जब धीरे धीरे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी कि भाई पहले कहते हैं सिर्फ क्या था, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, फिर प्रोविजंस बनने लगे, तो लोगों ने कहा भाई प्रोविज़न कैसे कर दे रहे हो, तुमने तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी सिटीज़न इक्वल होंगे, सभी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर बाद में ऐड करना पड़ा, बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऐड ही करवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ले वही 15 का 3 भी पकड़ो, 15 का 4 भी पकड़ो। पहले 15 के 1 और 2 में कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 15 का 3 और 15 के 4 में ही कह दिया कि सरकार चाहे, स्टेट चाहे तो किन्हीं बैकवर्ड क्लास के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। अब देखो, राइट्स के अंदर ही क्या चल रहा है, एक्सेप्शन चल रहा है। पहले का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट, सब बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन वुमेन्स, बैकवर्ड क्लासेस और कहते हैं वुमेन, चिल्ड्रन, इनके लिए क्या बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। पहले नहीं था, लेकिन जब उस टाइम पे जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी का स्टेटस था वो बहुत लो चल रहा था। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो और ऊपर से वुमेन्स के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, चिल्ड्रन के लिए भी समस्याएं थी, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वुमेन्स वैसे नहीं, वुमेन्स के लिए अदर डिस्क्रिमिनेशंस थे। तो उनको सही करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी राज्य सरकारों को कहा, स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि भाई आप अपने अपनी जगह में, अपने अपने लेवल में वुमेन्स के लिए भी प्रोविज़न बनाइए और चिल्ड्रन के लिए भी प्रोविज़न बनाए, ताकि उनका भी कुछ, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। लेकिन जब ऐसा करना शुरू किया गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, कोर्ट में चले गए कि भाई आर्टिकल 15 का 1 और 2 तो कहता है सॉरी, आर्टिकल 15 का 1 और 2 तो कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो, चाहे कास्ट बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपने जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, वुमेन्स के लिए ये प्रोविज़न बना दिया और हमारे लिए ये प्रोविज़न नहीं है, तो इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया सरकार ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि भाई ऐसे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो हम कभी अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी का जो लेवल है वो अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये 15 का 3 और 4 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दिया। उन्होंने कहा लो अब कहो कुछ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है फिर, क्योंकि उस समय पे जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी, मेजोरिटी थी उनके पास, पूरी लोकसभा उनके हाथ में थी, राज्यसभा उनके हाथ में थी, तो वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, वो जितने चाहे अमेंडमेंट कर सकते थे, जितने चाहे करेक्शन कर सकते थे, तो उन्होंने ये करा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर वो कई चीज़ें हैं, आपका 15 का 5 चल रहा है कि एस के लिए, एस टीज़ के लिए क्या बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, ओबीसी के लिए बनाए जा सकते हैं, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये सब लिखा गया है इसमें। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 14 हमने पढ़ा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में हमने इस पर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा ये पढ़ा, ना ही हम कर सकते हैं, ना ही सरकार कर सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की समानता, इसको अगर हिंदी में बोलो तो अवसर की समानता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि हर कोई, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जैसे देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब जब किसी की लगती है तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम्स हर कोई देता है,
इसका मतलब हमने, सरकार ने, स्टेट ने अपॉर्चुनिटी तो सबको इक्वल दी कि भाई चलो आप सब लोग ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल जाती है, सारे के सारे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम देने में तो कोई यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि आप भाई ये जेंडर है, आपका ये कास्ट है, आप ये वो, इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, तो यानी कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स लिखा। हाँ? अब देखो सिटीजन्स लिखा, पहले वाले में पर्सन लिखा, दूसरे में सिटीजन लिखा, अभी भी इसमें सिटीजन ही लिख रहा है। इसका मतलब ये जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन को दिया जा रहा है, किसी भी पर्सन को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। मतलब अंडर द स्टेट, स्टेट के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे किसी भी ऑफिस में, उसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई आओ, आप अपना, आप अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप अगर उसको ग्रैब कर सकते हो तो करो। नो सिटीजन shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। मीन्स किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन बेसिस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर को थोड़ा सा फिर वो मिलेगा आपको, अगर आप आर्टिकल 4 ये 16 का फोर्थ पढ़ें तो यहाँ पर कहता भी है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments of post in favor of any backward class of citizens which in opinion of state is not adequately represented in the services under the state। अब था क्या, दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर को अब ये जो आपको रिजर्वेशन वाली बात आ रही होगी, तो इसमें से इस वाली बात में बहुत सारे लोग टेंशन में भी आते हैं। अब देखो टेंशन में आने का यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास मतलब है नहीं, क्योंकि जो अगर हम उस समय का जो फिनोमेना था, उस समय का जो हालात थे वो कुछ इस तरह के थे कि जो माइनॉरिटीज़ थे उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता था एजुकेशन के लिए, ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए क्या किया गया, ये रिजर्वेशन वाला टर्म लाया गया ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके, ठीक है। ये भी तभी हुआ जब, पहले तो ये नहीं था, ये तो बाद में ऐड हुआ। पहले वही हो रहा था कि भाई जब रिजर्वेशन देना शुरू करा तो लोग कोर्ट में चले गए कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपने तो कहा था इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, लो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर देते हैं, कहा अब कहो क्या कहते हो, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है। तो इसमें है फिर सबके लिए, SC ST इनके लिए क्या कर दिया गया, लॉज बना सकते हैं, ये रूल अंदर ही इसमें इनबिल्ड कर दिया गया। तो मेन हम आर्टिकल 16 को किससे याद रखेंगे, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मीन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी कहते हैं ना कि भाई कास्ट से रिलेटेड अनटचेबिलिटी आ जाती है किसी भी केस में, अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि भाई ये इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो बाइसनेस हम शो करते हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में शो होती है वो हम नहीं कर सकते। इसका सादा सीधे सीधे रूल बना रखा है। अगर कोई ऐसा अगर कोई अनटचेबिलिटी को अभी भी प्रैक्टिस में ला रहा है तो स्टेट उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये क्या है, इसमें क्या मिलता है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कभी भी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई भी टाइटल नहीं देगा, ठीक है। एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। And no person who is not a citizen of India shall will while he holds any office or profit of trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state। मतलब अगर कोई पर्सन ले भी रहा है कोई फॉरेन का टाइटल तो वो बिना प्रेसिडेंट से पूछे उस टाइटल को नहीं लेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो था इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। मतलब अब आप खुद ही सोचो कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर भी इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर की मीनिंग बहुत डीप है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वन बाय वन पढ़ेंगे तो हो सकता है अभी आप लोगों के बहुत कुछ लोगों के समझ में ना भी आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि थोड़ा सा स्तर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, बट
मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए दोबारा से, और वीडियो को बार बार देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 12 याद रखना, स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। और आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो अगर वो रूल किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उस रूल को या तो कंप्लीट नलीफाई कर देगी, या फिर उस लिमिट तक नलीफाई कर देगी जिस लिमिट तक वो रूल क्या करता होगा, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 14 में ये पर्सन वर्ड का यूज़ कर रहा है और आर्टिकल 15 में सिटीजन वर्ड का यूज़ कर रहा है, और दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आर्टिकल 15 हमने देखा। उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि जो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमने देखा, ठीक है, कि भाई अनटचेबिलिटी आप किसी भी तरीके से उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हो, ठीक है। कि भाई हम कहते हैं ना अनटचेबिलिटी, भाई इसको नहीं छूएंगे, ये दूर रहे हमसे, ये जो अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग है, ये हम नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट भी है, जो स्टेट है वो भी एकेडमिक और मिलिट्री के अलावा कोई डिस्टिंक्शन नहीं देगा, कोई भी टाइटल नहीं देगा, ठीक है। आपने देखा होगा मिलिट्री में मिलते हैं, ठीक है, कई सारे टाइटल्स हैं, ठीक है। और अशोक चक्र है, इस टाइप के जो टाइटल्स हैं, और एकेडमिक में मिलते हैं, ठीक है, साहित्य वाले लिटरेचर में, ठीक है। तो ये इसी तरह के टाइटल्स दे सकता है, बाकी किसी तरह के टाइटल्स नहीं देगा, ठीक है, ये हमने देखा। और सिटीजन कोई भी फॉरेन का टाइटल नहीं लेगा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और थर्ड, नो पर्सन, अगर कोई पर्सन की बात करी उस पर ऊपर से यार सिटीजन तो लेगा ही नहीं, और अगर कोई पर्सन है बाहर का और वो लेना चाह रहा है किसी दूसरे देश का टाइटल, तो पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा तब लिया जाएगा, ठीक है। तो अब आर्टिकल यही एक ही राइट हो पाए फिर, अभी तो हम इससे ज़्यादा इसको नहीं देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम देखेंगे, कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा देखने की, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम डियर, ओके, थैंक यू।